आप सभी को नमस्कार। हम जीएसटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मेरा नाम है सीए अनादि मिश्रा और अब हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के तहत कौन वो लोग हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग जीएसटी के पंजीकरण से जो है वो मुक्त हैं। तो पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला वो व्यक्ति जो केवल और एक्सक्लूसिवली उन बिजनेस को सप्लाई करता है या गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है जिन पर कोई जीएसटी लगता ही नहीं है। तो यदि मैं ऐसे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने लग जाऊं जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं होगा तो मुझे रजिस्ट्रेशन भी ऑब्वियसली कभी लेना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कृषि की सर्विसेज प्रोवाइड करता है या कृषि से रिलेटेड कोई काम करता है तो उस पर हम जानते हैं कि ज़्यादातर चीज़ों पर जीएसटी लगता ही नहीं है। तो अगर वो सर्विसेज या वो गुड्स जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं तो आप कितनी भी लिमिट तक चले जाइए, रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पेट्रोल हम जानते हैं जीएसटी के तहत अभी इस एम्बिट के अंदर नहीं आता, तो क्योंकि वो चीज़ नहीं आती तो उसका सप्लायर भी उस जीएसटी से बाहर रहेगा। पर इसके साथ कोई भी और सर्विसेज या कोई और गुड्स उन्हें नहीं प्रोवाइड करने होंगे। तीसरा, अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी है जो कि 12AA में रजिस्टर्ड है तो उनके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर या फिर उनके द्वारा दी जाने वाली कोई योगा, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, चैरिटी, ये सारी चीज़ें जो है जीएसटी से बाहर की गई हैं। तो इनके अंदर कितना भी जो है वो सप्लाई दिया जाए, ये जीएसटी के तहत नहीं आएंगी तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं होगा। अगले आते हैं पर्सन्स मेकिंग सप्लाईज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज। तो हम जानते थे, अभी हमने डिस्कस किया था, रिवर्स चार्ज के तहत सप्लायर को जो है वो कोई भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है, रेसिपेंट को जीएसटी सरकार तक पहुंचाना होता है। तो रेसिपेंट को हमने कहा था कि रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। उसी तरीके से सप्लायर को देखें तो उसे कभी भी जो है कोई रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो केवल रिवर्स चार्ज की सप्लाईज का ही सप्लायर है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई XYZ सर्विस है जिस पे कोई रिवर्स चार्ज लग जाता है तो सप्लायर को कभी भी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं होगा और रेसिपेंट को, क्योंकि वो रिसीव करता है वो सर्विसेज, क्योंकि वो रिसीव करता है वो गुड्स, तो पहले ही दिन से रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। तो बस इतना याद रखें कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत फॉल होने वाली सप्लाईज करने वाला सप्लायर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से मुक्त है। एक और चीज़ याद रखने वाली यह है कि पर्सन्स जो भी इंटरस्टेट सप्लाईज करते हैं टैक्सेबल सर्विसेज की 20 लाख रुपए तक, सिर्फ 20 लाख रुपए तक, उनको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से अगेन एग्जेम्प्ट किया गया। तो यदि मैं मध्य प्रदेश में हूँ और मैं कोई सप्लाई करता हूँ ऐसी सर्विस जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो इन दैट केस मैं किसी भी दूसरे स्टेट में जाके सर्विसेज दे सकता हूँ, पर किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। और यदि मैं ऐसे स्टेट में हूँ जहाँ पर जिसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहा जाता है तो वो 20 लाख की लिमिट गिराकर केवल 10 लाख कर दी जाएगी। यानी एक वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में मैं केवल 10 लाख रुपए तक की जो सर्विसेज है वो दूसरी स्टेट में जाकर दे सकता हूँ। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है, ऑफकोर्स रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे भारत के जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं, जैसे कि जो वुडन कार्विंग है या फिर अगर कोई स्पेसिफिक आर्ट है या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं या हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बुनाई करी जाती है, उन सारी चीज़ों को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो कोई भी पर्सन या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर जो है वो सप्लाई करता है ये नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अब नोटिफाइड का मतलब है कि सरकार ने पहले ही बता दिया कि इसी टाइप के जो गुड्स हैं उन्हें हम नोटिफाइड की कैटेगरी में रखते हैं और उन गुड्स की कीमत यदि 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो रही है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जो है अनिवार्य नहीं है। तो कोई भी पर्सन या कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, ऐसी चीज़ों का सप्लाई करता है जिस पे टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, तो इन दैट केस अगर वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जा रही तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट की लिमिट 20 को गिराकर केवल 10 लाख रुपए करी गई है। अब ये याद रखना ज़रूरी है कि जिस दिन आपकी लिमिट क्रॉस होगी, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 10 लाख, 20 लाख और मध्य प्रदेश और बाकी स्टेट्स में 20 लाख की सर्विसेज और 40 लाख के गुड्स की लिमिट जैसे ही क्रॉस होती है तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। तो कितने दिन में कंपलसरी हो गया? रजिस्ट्रेशन 30 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए जिस दिन आपने वो लिमिट क्रॉस करी। यानी जो भी पर्सन लायबल था रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 22 में या सेक्शन 24 में, वो हर उन स्टेट्स में या हर उन यूनियन टेरिटरीज में जहाँ पर वो लायबल हो जाता है, यानी जिनका पैन नंबर सेम था सभी अलग अलग स्टेट्स में, वहाँ सब जगहों पर वो 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें।
और यदि कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उन्हें तो अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करने दिया जाएगा जब तक वो 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन ना ले लें। यानी जिस दिन उनको अपना बिजनेस चालू करना है, जिस दिन वो भारत में आ रहे हैं, जिस दिन वो एक नए राज्य में अपना सप्लाई देना स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें कम से कम 5 दिन पहले अपने बिजनेस स्टार्ट करने से रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले चुका होना चाहिए। तो 30 दिन और 5 दिन की ये लिमिट्स आप याद रखें। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड यूआईएन। यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 22 और 24 के तहत उसका जो पंजीकरण है वो कंपलसरी नहीं हुआ है, अनिवार्य नहीं हुआ है, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसमें कोई मनाही नहीं है। सरकार ने बिल्कुल खुली छूट दी है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आप जब चाहें बिजनेस स्टार्ट करते से ही या बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन के दौरान ही आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है UIN यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस या मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी अगर कोई सप्लाईज की जा रही है इनकी एजेंसीज के द्वारा, तो उन्हें GST रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, वो अपने UIN को कोट कर सकते हैं। UIN उन्हीं के द्वारा इशू किया जाता है जिसे हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। आखिरकार जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो कब से इफेक्टिव होती है, वो कब से मान्य होती है? तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो वैसे आपके GST के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर क्लियरली प्रिंट होकर आती है, पर ये डेट किस हिसाब से डिसाइड की जाती है? तो यदि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी उन्हीं 30 दिनों के अंदर, जब से आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी था, उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुका होना चाहिए था और आपने भी उस 30 दिन के अंदर अंदर अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया, तो इफेक्टिव डेट वो मानी जाएगी जब से आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए। मान लीजिए 30 जून को जो है वो आपने लिमिट क्रॉस करी, तो उस हिसाब से अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था। तो आपने जो है वो 8 जुलाई को ही अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो इन दैट केस सर्टिफिकेट जो है वो 30 जून के हिसाब से आपको सेंड किया जाएगा, बिकॉज 30 जून को ही आपने लिमिट क्रॉस की थी फॉर द रजिस्ट्रेशन। अगर वो 30 दिन निकल जाते हैं और आपने जो है वो नहीं अप्लाई किया फॉर GST, तो इन दैट केस इफेक्टिव डेट वो मानी जाएगी जब आपको ग्रांट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन, यानी जिस दिन वो प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा आपको GST REG 06 फॉर्म इशू किया जाएगा, वही दिन माना जाएगा फॉर योर रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन इफेक्टिव डेट। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा इस चीज़ को हम जानते हैं। सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि आप gst.gov.in की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आप सर्विसेज का जो है वो पोर्टल खोलें। सर्विसेज के अंदर आप रजिस्ट्रेशन पे जाएं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन के अंदर जहाँ मैंने एक रेड एरो बनाया हुआ है वहाँ पर है न्यू रजिस्ट्रेशन। उसे क्लिक करते से ही आप पहुँच जाएंगे अपने पार्ट 1 पर। पार्ट 1 में हर वो पर्सन जो कि रजिस्ट्रेशन या तो लेने के लिए मैंडेटरी है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना, या फिर वो जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, वो पार्ट A भरेगा फॉर्म GST REG 01 किया, जो कि GST के कॉमन पोर्टल पे अवेलेबल है। यहाँ पर भरते से ही आपको अपना पैन नंबर, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस वैलिडेट करना होगा। पैन नंबर जो है वो वैलिडेट कर दिया जाएगा CBDT के डेटाबेस से, यानी CBDT के पास आपके पैन नंबर की सभी डिटेल्स है, तो उसके माध्यम से ये पता चल जाएगा कि हाँ आप एक एंटिटी हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, या आप एक ऑलरेडी बिजनेस हैं इनकॉर्पोरेटेड, और आपको अब GST रजिस्ट्रेशन लेने का मन है, या आप GST रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हैं। तो पैन नंबर वैलिडेट होने के बाद आपको OTP आएगा 2 जगहों पर, एक आपके फ़ोन नंबर पे, दूसरा आपके ईमेल ID पे। दोनों के जो OTPs हैं उन्हें वेरीफाई करने के बाद एक TRN जनरेट होगा, जिसे हम कहते हैं टेम्पररी रेफरेंस नंबर, और ये एप्लीकेंट को उसके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे दोनों पे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। TRN यूज़ करते हुए आप अब लॉगिन करेंगे इसी कॉमन पोर्टल पे, और आप पार्ट A भरने के बाद आप अगला पार्ट B भरेंगे। पार्ट B के अंदर जो है वो कॉमन पोर्टल आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मांगता है, जैसे कि आपने बिजनेस कब चालू किया था, बिजनेस के अंदर GST का रजिस्ट्रेशन लेना क्यों आपके लिए कंपलसरी है, या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, या आपने लिमिट क्रॉस कर दी है फॉर योर टर्नओवर, या फिर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, आप कौन सी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हो अपने बिजनेस के तहत, आपके बैंक की डिटेल्स, आपका ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, उसकी फोटोग्राफ, उसका स्पेसिमेन सिग्नेचर, उसका आधार कार्ड, उसके सारे डिटेल्स जो है वो मांगे जाते हैं। इन डिटेल्स के सक्सेसफुली अपलोड हो जाने के बाद, और साथ ही इसके सत्यापन किसी CA CS CMA के कर देने के बाद ये रिसीट फाइनली जो है वो सबमिट हो जाती है, और इसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर को आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि यही माध्यम बनेगा आपके फॉलोअप्स के लिए।
उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन है आपका, ये जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाएगी एक प्रॉपर ऑफिसर के पास। ये प्रॉपर ऑफिसर वो पर्सन है जो कि जीएसटी के द्वारा अपॉइंटेड है। वो चेक करेंगे कि आपकी डिटेल्स क्या हैं, आप जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो कहीं उसमें जो डिटेल्स आपने अपलोड किए हैं वो नकली तो नहीं है, वो गलत तो नहीं है। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को जो है वो पार्ट 2 के तहत जो है वो प्रोसीजर फॉलो होगा। अब पार्ट 2 ध्यान से समझिएगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर जो है वो एप्लीकेशन और एकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उन्हें लगता है कि सब चीज़ें ठीक है, सारी चीज़ें ऑर्डर में है, तो वो तुरंत आपको जीएसटी REG 06 जो कि एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है वो तुरंत सबमिट कर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। लेकिन यदि कोई चीज़ उन्हें नहीं लगती प्रॉपर या वो आपसे कोई और क्लैरिफिकेशन मांगना चाहते हैं तो अगले 7 दिनों के अंदर वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपके मेल पे, आपके फ़ोन नंबर पे तुरंत SMS करवाएंगे जीएसटी के पोर्टल के द्वारा और आपको उस क्लैरिफिकेशन को अगले 7 दिन के अंदर फर्निश करना पड़ेगा। कोई डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है आपने अपलोड ना किया हो या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच मिल रही है, तो इन दैट केस अगले 7 दिन में याद रखें कि आपको उसका रिप्लाई देना होगा। यदि आप नहीं दे पाते उसका रिप्लाई या आपने रिप्लाई दिया लेकिन जीएसटी के प्रॉपर ऑफिसर उससे संतुष्ट नहीं है, तो इन दैट केस वो रिकॉर्डेड रीजंस जो हैं राइटिंग में आपको प्रोवाइड करेंगे कि क्यों आपका जीएसटी का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा रहा है। और यदि उन्हें लगता है कि हाँ, जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो आपने सही से प्रोवाइड करी है, तो अगले 7 दिन में जब से आपने क्लैरिफिकेशंस या वो इन्फॉर्मेशन या वो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे वो आपको जीएसटी REG 06 दे देंगे और आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसा दिखता है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है जिसमें एक लीगल नेम भी आपको दिख रहा है, उसका बिजनेस का टाइप भी दिख रहा है कि क्या वो कंपनी है या वो सोसाइटी है या वो क्लब है या वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कहाँ पर वो लोकेटेड है, उसके किस स्पेसिफिक डेट से उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, उन्होंने कब से जीएसटी में जो है वो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। आप उसके QR कोड को भी स्कैन करके पढ़ सकते हैं और जिस जीएसटी ऑफिसर ने उसको इशू किया है उसका DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ों को जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर समझना ज़रूरी होता है। इसका प्रिंट निकालकर अपने हर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अपने हर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर टांग के सामने रखना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी आपका कस्टमर है वो उनको आप अगर बिल इशू करते हैं या टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो इसके थ्रू वो देख सकते हैं कि आप जीएसटी के अंदर ऑलरेडी पंजीकृत हैं। थैंक यू।